They thought they were building a better world, but the code revealed the prison they were truly in. कभी ये सवाल मन में आया है कि बहुत से पढ़े लिखे सफल लोग भी अक्सर एक लूप में फंसा हुआ क्यों महसूस करते हैं। मतलब वही सुबह उठना, वही काम, वही जिंदगी, जैसे कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट चल रही हो और हम सब बस अपना किरदार निभा रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही आम एहसास है और बहुत बेचैन करने वाला भी। ऐसा लगता है मतलब कि सफलता के सारे पैमाने छूने के बाद भी एक खालीपन है, जैसे किसी अदृश्य रास्ते पर चले जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कि ये रास्ता चुना किसने था, हमने या हमारे लिए किसी और ने चुन लिया था। बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द एजुकेटेड ट्रैप इनसाइड द मॉडर्न मैट्रिक्स नाम के एक लेख से कुछ बहुत दिलचस्प अंश है। ये लेख एक बहुत साहसी विचार सामने रखता है कि ये सब कुछ एक तरह का मैट्रिक्स या सिस्टम है जो हमें कंट्रोल करता है, खास तौर पर पढ़े लिखे लोगों को। तो आज हम एक जासूस की तरह इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कौन से धागे हैं जो इस जाल को बुनते हैं, और सबसे जरूरी, क्या इससे निकलने का कोई नक्शा है? देखिए, ये मैट्रिक्स शब्द सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसका मतलब किसी बाहरी शक्ति से नहीं है, बल्कि उन सामाजिक, आर्थिक और क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ढांचों से है जिन्हें हम बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तथाकथित मैट्रिक्स असल में है क्या। कोई साजिश या बस हमारी अपनी आदतों और डर का नतीजा? बिल्कुल। चलिए पहली कड़ी से शुरू करते हैं। स्रोत इसे 9 से 5 का लूप प्रोग्राम कहता है। सुबह के ट्रैफिक की कल्पना कीजिए। लाखों पढ़े लिखे लोग एक ही समय पर एक ही तरह की गाड़ियों में बैठकर एक ही तरह के दफ्तरों की ओर जा रहे हैं। स्रोत का तर्क है कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक लूप प्रोग्राम है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को दिन के अंत तक इतना थका देता है कि उनके पास ये सोचने या सवाल पूछने की ऊर्जा ही नहीं बचती कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि इसे किसी साजिश की तरह देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसका एक बहुत ही व्यवहारिक आधार है। लोग इस रूटीन में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उन पर कर्ज का बोझ है, बिल चुकाने का दबाव है और समाज में एक खास तरह की जीवन शैली बनाए रखने की उम्मीद भी। ये उनकी कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि ये रूटीन ही इतना शक्तिशाली है कि ये लोगों को फंसा हुआ महसूस कराता है। दिन ब दिन एक ही जैसा काम करना दिमाग को एक ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। हाँ, ये ऑटो पायलट वाली बात बहुत सही है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग अपनी ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट ले रहा है, और यही शॉर्टकट हमें लूप में फंसा देता है। और जब दिमाग ऑटो पायलट पर हो तो सवाल पूछने की जगह ही कहाँ बचती है ना। बिल्कुल। और तब हम उन सिस्टम्स पर भरोसा करने लगते हैं जो हमारे लिए पहले से बने हैं, जैसे हमारी शिक्षा प्रणाली। पर एक बात जो इस लेख में मुझे सोचने पर मजबूर कर गई, वो थी डिग्री और असल सोच के बीच का फर्क। क्या ऐसा है कि हमारी डिग्रियां ही हमें नए विचारों को अपनाने से रोकती हैं? ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है, सच कहूं तो। देखिए, यहाँ एक संतुलित दृष्टिकोण रखना जरूरी है। शिक्षा बेशक जरूरी है, यह हमें कौशल सिखाती है, विश्लेषण करना सिखाती है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें मौजूदा ढांचों का सम्मान करना और उनके भीतर काम करना भी सिखाती है। इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि कभी-कभी नए, अपरंपरागत या आउट ऑफ द बॉक्स विचारों के प्रति एक तरह का प्रतिरोध पैदा हो जाता है। मतलब अगर कोई जानकारी किसी मशहूर यूनिवर्सिटी या रिसर्च पेपर से नहीं आई तो उसकी कोई कीमत नहीं। स्रोत कहता है कि यह मैट्रिक्स का सबसे चालाक प्रोग्राम है, डिग्री को असल तर्क से ऊपर रखना, एक तरह से डिग्री लॉजिक। बिल्कुल, ये एक तरह की कंडीशनिंग है। हमें सिखाया जाता है कि ज्ञान का एक आधिकारिक स्रोत होता है। अगर कोई विचार स्थापित नियमों के बाहर से आता है तो उसे शक की निगाह से देखा जाता है। ये सिस्टम, ये खुद को बचाने का एक तरीका है। वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है जो सिस्टम के नियमों के अंदर रहकर काम करें, ना कि उन लोगों को जो सिस्टम पर ही सवाल उठाए। तो ये कंडीशनिंग हमारे सोचने के तरीके को कंट्रोल करती है। और अगर हमारे सोचने का तरीका कंट्रोल हो सकता है तो हमारी भावनाएं कैसे बच सकती हैं? स्रोत ने एक बहुत गहरी बात पकड़ी है कि कैसे कोई एक बड़ी खबर 24 घंटों के अंदर करोड़ों पढ़े लिखे लोगों में एक जैसी भावना, गुस्सा, डर या उत्साह पैदा कर देती है। लेख इसे एक रूपक की तरह कहता है, मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर अपडेट, जहां लोग बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से एक प्रतिक्रिया डाउनलोड कर लेते हैं। ये रूपक बहुत शक्तिशाली है ना? एल्गोरिथम का सीधा प्रभाव है।
इन प्लेटफॉर्म्स को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचाने और उन्हें बड़े पैमाने पर बढ़ाएं। मतलब जो चीज हमें जितना ज्यादा गुस्सा दिलाएगी या डराएगी वो उतनी तेजी से फैलेगी। ठीक यही होता है, बिल्कुल। जो कंटेंट ज्यादा गुस्सा, डर या खुशी पैदा करता है वो ज्यादा तेजी से फैलता है, जिससे करोड़ों लोग लगभग एक ही समय पर एक ही चीज महसूस करने लगते हैं। ये एक तरह का डिजिटल इको चैम्बर है जो हमारी भावनाओं को सिंक कर देता है। हमें लगता है कि हमारी अपनी स्वतंत्र भावना है, पर असल में हम एक एल्गोरिदम द्वारा बनाई गई भावनात्मक लहर पर सवार होते हैं। तो अगर हमारे इमोशंस तक को सिंक किया जा रहा है तो ये सोचना लाजमी है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है। शायद उसी सिस्टम को जो हमें कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के सपने दिखाता है। ये एक ऐसा सपना है जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, मेहनत करो, प्रमोशन लो, बॉस बनो। लेकिन स्रोत इस सच्चाई पर भी प्रकाश डालता है कि जिस कंपनी के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वही कंपनी आपको एक दिन में एक ईमेल से बदल सकती है। ये बात छुपती है। और इसका तथ्यात्मक पक्ष भी है। कई सर्वे दिखाते हैं कि कर्मचारी, खासकर कॉर्पोरेट नौकरियों में, बर्नआउट और जीवन में अर्थ की कमी महसूस करते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कॉर्पोरेट नौकरियां स्थिरता, स्वास्थ्य बीमा और करियर में आगे बढ़ने का एक स्पष्ट बना बनाया रास्ता भी प्रदान करती हैं। तो ये एक तरह का समझौता है। लोग अपनी कुछ आज़ादी और समय को सुरक्षा और स्थिरता के बदले में देते हैं। लेकिन क्या वो स्थिरता अब एक भ्रम नहीं बनती जा रही है? पहले लोग 40 साल एक ही कंपनी में काम करते थे, पर आज तो कुछ ही सालों में लेऑफ्स हो जाते हैं। तो क्या ये समझौता अब एक तरफा हो गया है? स्रोत कहता है ये जाल आपको उस सीढ़ी का पीछा करने में व्यस्त रखता है ताकि आप आज़ादी का पीछा न करें। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ये समझौता अब पहले जैसा नहीं रहा। आज के दौर में नौकरी की सुरक्षा एक पुरानी बात हो गई है। यही वजह है कि बहुत से लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि ये सीढ़ी कहीं भी जा सकती है, फिर भी वे इसे छोड़ नहीं पाते। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कर्ज। हाँ, कर्ज का जाल। ये इस मैट्रिक्स का शायद सबसे मजबूत धागा है। स्रोत इसे एक रिचुअल या अनुष्ठान कहता है। सोचिए, पहले स्टूडेंट लोन, फिर कार लोन, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल और फिर सबसे बड़ा होम लोन। स्रोत इसे एक अदृश्य जंजीर कहता है, सबसे खतरनाक जंजीर। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में औसत छात्र ऋण लगभग $30,000 है। ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो लोगों के करियर विकल्पों को सीमित कर देता है। वे जोखिम लेने से डरते हैं, वे अपनी नापसंद नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर महीने एक बड़ी किस्त चुकानी होती है। लेकिन लोग ये भी तो तर्क देते हैं कि लोन लेकर जो डिग्री मिलती है उसी से तो अच्छी नौकरी मिलती है। बिल्कुल, और यहीं पर यह जाल बहुत जटिल हो जाता है। वही डिग्री जिसके लिए लोन लिया गया जीवन भर की कमाई में औसतन वृद्धि भी करती है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा व्यवस्था है। ये आपको आगे बढ़ने में मदद भी करती है और उसी समय आपको बांध कर भी रखती है। आप आज़ाद महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपको हमेशा उस कर्ज को चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। यह तो एक दोधारी तलवार है। और इसी जाल से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, हमारी खरीदारी की आदतें। स्रोत ब्लैक फ्राइडे का बेहतरीन उदाहरण देता है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग भी एक जैसी बेचैनी में एक ही दिन डिस्काउंट पर सामान खरीदने के लिए भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी मनोविज्ञान है। स्रोत इसे एक कमी का ट्रिगर टेस्ट कहता है, जो एक दिलचस्प रूपक है। लेकिन विज्ञान की भाषा में ये उपभोक्ता मनोविज्ञान का एक स्थापित सिद्धांत है। कंपनियां जानबूझकर तात्कालिकता, अर्जेंसी और FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर, हाँ, वो पैदा करती हैं। सीमित समय के ऑफर, सिर्फ 2 बचे हैं जैसे संदेश, ये सब हमारे दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करते हैं जो तर्क से नहीं बल्कि भावना और डर से निर्णय लेता है। मतलब अगली ब्लैक फ्राइडे सेल पर मुझे अपना वॉलेट घर पे छोड़ के जाना पड़ेगा। पर यह हैरान करने वाली बात है कि ये तरकीब हर किसी पर काम करती है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि ये हमारी बुनियादी मानवीय प्रवृत्तियों का फायदा उठाती है। कमी का डर एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक है। ये हमारे दिमाग को एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जहां तर्क पीछे छूट जाता है। ये कोई रहस्यमयी टेस्ट नहीं है, ये बस हमारे दिमाग की कमजोरियों का व्यावसायिक इस्तेमाल है। हमारे दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, आधिकारिक कहानी का अनुपालन।
स्रोत एक स्थिति का वर्णन करता है। मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट मैनेजर या प्रोफेसर के सामने कोई वैकल्पिक विचार रखते हैं जो स्थापित सोच से अलग है। अक्सर पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वे बिना रिसर्च किए उसे बकवास कहकर खारिज कर देते हैं। स्रोत का रूपक है, उनके दिमाग में एक फायरवॉल इंस्टॉल किया गया है। सिस्टम अपनी रक्षा खुद करता है। मनोविज्ञान की भाषा में ये कोई शाब्दिक फायरवॉल नहीं बल्कि कॉन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है। अच्छा, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम उन सूचनाओं को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों से मेल खाती हैं और उन सूचनाओं को खारिज कर देते हैं जो उन्हें चुनौती देती हैं। लोग स्वाभाविक रूप से अपनी विश्वास प्रणालियों की रक्षा करते हैं क्योंकि उसे बदलने में मानसिक ऊर्जा लगती है और ये असहज महसूस होता है। सिस्टम खुद को लोगों के दिमाग के जरिए बचाता है। ये बहुत ही प्रभावी तरीका है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि सिस्टम को बाहर से किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, हम खुद ही उसके गार्ड बन जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दुखद लेकिन सच्ची घटना पर लाता है, चुपचाप सहने की घटना। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। ऑफिस में, लिफ्ट में या जूम कॉल पर कितने चेहरे दिखते हैं जो मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं। हम सबने ये महसूस किया है। स्रोत इसी को एक बहुत पावरफुल नाम देता है, अनुपालन का मुखौटा। एक ऐसा मुखौटा जो स्थिरता का भ्रम बनाए रखने के लिए जरूरी है और पुख्ता करते हैं। दुनिया भर में बर्नआउट की दरें ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर हैं। लोग थके हुए हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। इस मुखौटे का एक बड़ा कारण कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सामाजिक कलंक है। लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके करियर पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए वे चुपचाप सहते रहते हैं और ये चुप्पी सिस्टम को और मजबूत बनाती है। तो ये पूरा सिस्टम, नौकरी का लूप, कर्ज का जाल, उपभोक्तावाद की दौड़, सामाजिक दबाव, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस सब के केंद्र में है शिक्षा। तो सवाल ये उठता है जो स्रोत भी पूछता है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने की फैक्ट्री है या स्वतंत्रता का मार्ग? सच कहूं तो ये दोनों हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। एक तरफ शिक्षा प्रणाली का ढांचा, समय सारणी, नियम, परीक्षा, ग्रेड लोगों को नियम पालन और एक संरचित माहौल में काम करने के लिए तैयार कर सकता है, जो कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एकदम सही है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अध्ययन ये भी स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि शिक्षा आय बढ़ाती है, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करती है और सामाजिक गतिशीलता यानी समाज में ऊपर उठने का अवसर प्रदान करती है। तो फिर असली चाबी कहाँ है? असली चाबी इस बात में है कि कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा का उपयोग कैसे करता है। क्या वो इसे सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया मानता है और सिस्टम का एक पुर्जा बन जाता है, या फिर वो इसे दुनिया को समझने, सवाल पूछने और अपने लिए एक अलग रास्ता बनाने का एक उपकरण मानता है। शिक्षा हमें दरवाजे दिखा सकती है, पर दरवाजा चुनना और उसे खोलना हमारा काम है। तो अगर कोई इस चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? यहाँ स्रोत बहुत स्पष्ट है। बाहर निकलने का मतलब नौकरी छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं है। इसका मतलब है सिस्टम को समझना और फिर इसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करना। स्रोत कुछ व्यावहारिक कदम सुझाता है जो किसी फिलॉसफी से ज्यादा एक एक्शन प्लान की तरह हैं। और ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शक्ति को वापस व्यक्ति के हाथों में देते हैं। पहला है पहले से लिखी स्क्रिप्ट पर सवाल उठाना। ये पूछना कि ये जो सपना मैं जी रहा हूं, क्या ये मेरा अपना है या मेरे माता पिता या समाज का है। दूसरा, विकल्प बनाना, नए कौशल सीखना और पैसे बचाना, ये मिलकर स्वतंत्रता देते हैं। जब आपके पास 6-12 महीने के खर्चों की बचत होती है तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, डर आप पर हावी नहीं होता। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय साक्षरता सीखना, ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या है और कर्ज से कैसे बचा जाए। स्कूलों में ये सिखाया नहीं जाता और ये कोई संयोग नहीं है। चौथा, छोटे साइड हसल शुरू करना जो आपकी आय का एक और स्रोत बन सके और नौकरी पर आपकी निर्भरता कम कर सके। यह आपको एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी देता है। और आखिरी 2, उपभोक्तावाद से दूरी बनाना, हर नई चीज खरीदने की इच्छा से बचना और ये समझना कि खुशी सामान में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, सोच समझकर निर्णय लेना, ना कि कंडीशनिंग या सामाजिक दबाव के आधार पर।
तो ये अपनी जिंदगी के कोड को डीबग करने जैसा है। आप उन बग्स को ढूंढ रहे हैं जो आपको एक लूप में फंसाए हुए हैं और उन्हें एक एक करके ठीक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कहा। तो अब हम अपनी चर्चा के अंत में आते हैं। स्रोत से एक अंतिम विचार है जो मुझे बहुत पसंद आया। मैट्रिक्स कोई एक भारी दुश्मन या सिस्टम नहीं है। मैट्रिक्स हर वो आदत है, हर वो विश्वास है जिसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया गया है। पढ़े लिखे लोग मूर्ख नहीं होते, वे बस बहुत व्यस्त होते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। व्यस्तता सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर वे इतने व्यस्त हैं कि कभी रुककर अपनी जिंदगी का कोड डीबग ही नहीं करते, तो वे असल में किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने सपनों के लिए या सिस्टम के लिए? मैं भी एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। अगर ये सारे सिस्टम, चाहे वो कॉरपोरेट हो, वित्तीय हो या सोशल मीडिया, हमारी अनुमानित पहले से तय प्रतिक्रियाओं पर बने हैं, तो क्या होगा जब हम अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करना चुनें? जब कोई एक व्यक्ति अपने कोड को डीबग करने का फैसला करता है, तो सिस्टम का कौन सा हिस्सा टूटता या झुकता या झेलता है? ये सोचने वाली बात है और अगली बार हम इसी पर बात करेंगे। हम उन लोगों की कहानियों पर गौर करेंगे जो स्रोत के अनुसार इस मैट्रिक्स से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने ये कैसे किया, उनकी रणनीतियां क्या थीं। तब तक सचेत रहें,